तो बहुत ही बढ़िया सवाल के साथ आज जब आप वापस आए हैं, तो मैं आपको आज डबिंग स्टूडियो कैसे खोलना है, आपको क्या क्या करना पड़ेगा और इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी क्या नहीं आएंगी, ये सब कुछ क्लियर कर दूंगा। और ये थोड़ा ये जो है ये सीरियस और क्रिएटिव जो है वो थोड़ा इसमें क्या है ध्यान रखना पड़ता है। तो इसके साथ ही मैं आपको और भी इसको जो भी है डिटेल में शुरू से आखिरी तक जो है सारी A to Z जो है प्रोसेस बताऊंगा बिना कुछ छोड़े, ताकि आपको सब कुछ क्लियर हो। प्रैक्टिकल जो है वो एग्जांपल भी और प्रैक्टिकल जो है एक्सप्लेनेशन है ये सब कुछ मैं दूंगा ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ आए। सबसे पहले तो आप जो है वो डबिंग स्टूडियो का कॉन्सेप्ट समझ लो। इसमें क्या है कि जो सबसे पहले तो इसमें वॉइस तो डबिंग होती ही है, वॉइस, और इसके अलावा जो है वो बैकग्राउंड नॉइस जो है रिमूवल ये होता है, मिक्सिंग एडिटिंग हो गई या फिर और भी जैसे साउंड मास्टरिंग हो गई, तो ये सब होता है। इसके अलावा भी इसमें जो डबिंग होती है वो जहाँ से कि आप मूवीज़, वेब सीरीज़ इन सब की डबिंग कर सकते हैं, इन सब के डायलॉग्स को डब कर सकते हैं। इसके अलावा आप यूट्यूब रील्स या फिर जो है पॉडकास्ट इन सबको भी डब कर सकते हैं, या फिर आप एड फिल्म्स हो गई, या फिर इसके अलावा भी और एनिमेशन हो गया, कार्टून हो गया, ऑडियो बुक्स हो गई, तो इन सब का जो है आप बैकग्राउंड में वॉइस देके इनका जो समरी एक्सप्लेनेशन या फिर आप जो भी डब करके बताना चाहते हैं तो यहाँ से आप डब कर सकते हैं इस डबिंग स्टूडियो से। तो डबिंग स्टूडियो का ये सब काम होता है। जैसा कि मैंने बताया कि मैं एग्जांपल देता रहूँगा, तो इसमें एक एग्जांपल देता हूँ। एक डबिंग स्टूडियो है जो कि मुंबई में है, वो साउंड विजन इंडिया करके जिसका नाम है। तो वो क्या करता है, वो जो नेटफ्लिक्स और डिज्नी है इन सब के लिए डबिंग करके देता है। लोकेशन डिसाइड करना पड़ेगा, फिर सेटअप जमाना पड़ेगा। तो ये आप अपने घर पे भी कर सकते हैं। अगर आपके पास 10 बाई 10 का एक रूम है तो क्लोज्ड रूम में आप कर सकते हैं, जो कि आप साउंड प्रूफ भी बना सकते हैं। इसके अलावा आप उसी जो रूम में है आप और उसमें जो भी सारा सेटअप वहीं पे सेट कर सकते हैं। और मैं बताता हूँ इसमें आप और क्या कर सकते हैं साउंड प्रूफ बनाने के अलावा। ये जो स्टूडियो होने वाला है तो इसमें आप फिर ये सूटेबल होना चाहिए फिर जो फ्रीलांस डबिंग है या फिर वॉइस ओवर है या फिर जो यूट्यूब सीरीज़ है इन सब के लिए। तो आप जो है वो घर से ही स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि आपके लिए लो बजट भी रहेगा और ज़्यादा जो है कॉस्ट भी नहीं लगेगा। तो इसलिए आप कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा बजट पड़ता है तो फिर वो थोड़ा महंगा हो जाता है। या फिर हो सकता है कि आप शुरुआत में ही बहुत अच्छे से जो है वो जमाना चाहते हैं या फिर बड़ा वाला ही खोलना चाहते हैं, तो इसमें आपको थोड़ा हाई कॉस्ट जो है आप खुद ही जो है इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो आपको इसमें 2-3 रूम तो लगेंगे ही। अब 2-3 रूम में भी अलग अलग काम होता है, जैसे कि एक रूम हो गया ये कंट्रोल रूम हो गया, जिसमें कि एक साउंड इंजीनियर होगा, वो एक जो है वो ऑपरेट करेगा। या फिर रिकॉर्डिंग बूथ हो गया, जिसमें कि आर्टिस्ट जो होते हैं वो माइक के सामने बोलते हैं। तो जो कंट्रोल रूम है इसमें कंप्यूटर हो गया, मिक्सर हो गया या फिर स्पीकर्स हो गए, तो ये सब इसमें जो है वो सेटअप रहता है। और जो रिकॉर्डिंग बूथ है इसमें स्पीकर्स, ये पॉप फिल्टर्स हैं या फिर माइक है, या फिर इसके अलावा आप इसमें हेडफोन्स ये सब जो है वो इक्विपमेंट्स वगैरह रखने होंगे। तो ये 2-3 रूम इस तरह से आपको जो है वो बनाना पड़ेंगे इसके लिए स्पेशली। तो कुछ इस तरह से होगा जो आप बड़ा वाला खोलना चाहते हैं स्टूडियो। इन्हीं रूमों को जो है वो एक साउंड प्रूफिंग या फिर जो एकॉस्टिक ट्रीटमेंट अगर देना चाहें तो और देना ही पड़ेगा, ताकि आपके माइक तक जो है बाहर की जो नॉइस है या फिर जो भी ट्रैफिक है, एसी है या फिर जो भी बाहर का जो शोर शराबा है ये आपके माइक तक ना पहुंचे। तो इसके लिए आपको जो है वो एकॉस्टिक ट्रीटमेंट अपने रूमों को देना ही पड़ेगा। तो इसमें आप बहुत सारे तरीके हैं जिससे कि आप बाहर का जो भी शोर शराबा है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसके लिए फॉर्म पैनल्स हो गए, या फिर आप बाहर की आवाज़ को रोकने के भी कई तरीके हैं जिनको आप अपना सकते हैं और बाहर की आवाज़ को बाहर ही रोक सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला तो आप एकॉस्टिक फॉर्म पैनल्स ये लगा सकते हैं, या फिर रबर पैडिंग हो गया, या फिर साउंड प्रूफ जो ग्लास डोर है ये लगा सकते हैं। इसके अलावा भी और भी तरीके हैं बाहर की आवाज़ को बाहर ही रोकने के। इसमें आप हेवी कर्टन से ये लगा सकते हैं जो रूम होने वाले हैं डबिंग स्टूडियो के। तो ये हो गया। इसके अलावा आप और भी कई तरीके हैं जिनसे कि आप फ्लोर पे जो है वो कारपेट बिछा सकते हैं, या फिर जो दीवार है इस पर आप फोम टाइल्स लगा सकते हैं। तो ये सारे जो है वो एकॉस्टिक ट्रीटमेंट में आते हैं, जिससे कि आप बाहर का जो भी शोर शराबा या फिर नॉइस है उसको कंट्रोल कर सकते हैं, वो आपके माइक तक नहीं पहुँचेंगी। तो इसलिए आपको ये ज़रूरी है ये सब करना। एकॉस्टिक ट्रीटमेंट सिर्फ नॉइज़ के लिए नहीं, ये इको को भी कंट्रोल करने के लिए ज़रूरी होता है। तो ये सब आपको करना ही है और आप करेंगे। तो इसमें आप ये जो
वॉइस का रिफ्लेक्शन ही ये भी कंट्रोल में रहे, और जो रूम में है वो आपके जो साउंड स्टूडियो में वो वॉइस एकदम अच्छी बने, क्लियर बने, तो क्वालिटी वाली। तो इसके लिए आपको इको भी कंट्रोल करना पड़ेगा। तो इसके लिए भी आप फोम पैनल्स जो मैंने बताया वो 150 से 200 स्क्वायर फीट के हो सकते हैं, या फिर आप वो तो साइज़ या फिर आपकी जो वहाँ पे जो सेटअप उसके अकॉर्डिंग ही आपको देखना पड़ेगा। और आप बेस्ट स्ट्रैप्स हो गए जो कि कॉर्नर पे लगते हैं, या फिर आप ये अपना डिफ्यूज़र्स हो गए जो कि बैक वॉल पे आप लगा सकते हैं। तो ऐसे कई जो है वो होम स्टूडियोज़ हैं जिन्होंने क्या किया है कि फोम पैनल्स का यूज़ करा है, ताकि जो है वो साउंड जो रूम है उसमें वॉइस क्लियर बने, बिना इको के, इको से दूर रहे एकदम। तो इसलिए उन्होंने फोम पैनल्स लगाए हैं। और इसके अलावा उन्होंने कारपेट का भी यूज़ करा है ये फोम पैनल्स का। इसके अलावा उन्होंने ये बेस स्ट्रैप्स हो गए, इन सबको भी कॉर्नर पे रखा है। तो इससे क्या है कि वो वॉइस है वो एकदम अच्छी बनती है। तो इसका यही फ़ायदा होता है। तो इको भी कंट्रोल में रहता है, और वॉइस जो बाहर की नॉइस वॉइस है ये सब भी कंट्रोल में रहती है। इक्विपमेंट की जो है वो लिस्ट भी बना लेना, उसमें आप 2-3 लेवल कम से कम 2-3 लेवल में जो है बजट को डिवाइड करना पड़ेगा, ताकि आपको सब कुछ जो है वो क्लियरेंस रहे हर बात की। तो इसलिए आप इक्विपमेंट की अलग से लिस्ट बनाएंगे, उसमें आप अलग अलग लेवल का अलग अलग बजट लिखेंगे। अब मैं बताता हूँ आपको कि इक्विपमेंट में आपको क्या क्या पड़ेगा। अगर आप इक्विपमेंट में पहली लेवल जो देखें तो इसमें कम से कम 20 से 50 हज़ार का जो है बजट लगने वाला है। अब इसमें माइक हो गए जो कि हैवी होते हैं बजट में। अब इसमें जैसे कि फीफाइन K690 जो है माइक हो गया, या फिर मोनो AU-A04 करके माइक हो गया। तो ये माइक हो गए। ऑडियो इंटरफेस में भी आपको जो है वो फोकसराइट स्कारलेट सोलो की ज़रूरत पड़ेगी, या फिर आपका जो है हेडफोन्स हो गए ऑडियो टेक्निका का M20X करके। तो इस तरह के जो भी आप हेडफोन्स वगैरह लेते हैं। और अब आप पॉप फिल्टर अगर लेंगे तो उसमें 500 रुपये का बजट, उसमें 1000 रुपये की जो है वो माइक स्टैंड हो गई, या फिर ट्राईपोड्स वगैरह जो भी आप लेना चाहेंगे लेंगे। और भी जो इक्विपमेंट्स हैं इसमें आप और भी, या फिर आप कंप्यूटर या फिर PC इनमें भी जो है बजट खर्च करने वाले हैं। तो इसमें i5 जो भी PC आप लेंगे, अब इसमें भी स्टोरेज की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो आपकी हैवी स्टोरेज हो, कम से कम 8 से जो है वो ज़्यादा GB की हो। तो ये सारे जो फर्स्ट लेवल में आते हैं। इसके बाद हम लेवल 2 में आए तो इसमें कम से कम आपको 50,000 से तो 1 लाख रुपए तक की ज़रूरत लगेगी। अब इसमें माइक रोड हो गया जो कि जो है जैसे कि एक माइक ये रोड हो गया NT1-A करके है, NT1-A करके, और एक शूरे SM7B करके। तो ये सारे रोड हो गए इसी में जो लेवल 2 में आते हैं। तो इसका भी बजट थोड़ा हैवी है। और अब ऑडियो इंटरफेस में अगर आप जो है वो ये फोकसराइट स्कारलेट 2i2 करके लें तो ये हो गया। मॉनिटर स्पीकर से में आप पैनासोनिक एरिस E3.5 ये ले तो ये हो गया। सॉफ्टवेयर में आप एडोब ऑडिशन हो गया, या फिर ऑडेसिटी हो गया, या फिर रीपर हो गया। अगर आप एक हाई एंड जो स्टूडियो खोलते हैं तो इसमें 3rd लेवल में आपको कम से कम बताऊं तो 5 से 10 लाख रुपए का पूरा जो भी होगा, पूरा टोटल सारा जो सब कुछ जोड़ के तो इतना बजट लगेगा ही। अगर आप हाई एंड स्टूडियो खोलना चाहते हैं, हाई एंड कॉस्ट का जो स्टूडियो है, सबसे हैवी जो फर्स्ट लेवल पे आता है। तो इसमें अब आपको अगर और भी अच्छे माइक लें, जैसे कि नियॉन मैन ये हो गया 103 करके, या फिर AKG हो गया, ये जो इसका पूरा नाम है नियॉन मैन TLM 103 है, या फिर AKG हो गया जो कि C414 करके इसका पूरा नाम है। इंटरफेस में और ज़्यादा अच्छा रखे तो यूनिवर्सल ऑडियो अपोलो ट्विन करके हो गया। मिक्सर में बेहरिंगर एक 32 करके हो गया, X32। तो ये हो गया। और भी आप इसके अलावा और जो आपकी डेस्क हो गई, या फिर इसके अलावा एक्वास्टिक जो ग्लास प्रूफ जो बताया था बूथ, ये सब हो गए। अब सॉफ्टवेयर में कुछ फ्री मिलेंगे, कुछ पेड मिलेंगे। फ्री में आपको ऑडेसिटी मिल जाएगा,
या फिर ओशन ऑडियो करके है। तो ये कुछ सॉफ्टवेयर जो कि फ्री है। पेड में अगर आप हाई एंड बेस्ट जो सॉफ्टवेयर का यूज़ करना चाहते हैं तो इसमें सबसे पहला एडोब ऑडिशन हो गया, या फिर आपके लिए रीपर हो गया, या फिर और भी जैसे कि एक लॉजिक प्रो है, एक और भी इस तरह के जो सॉफ्टवेयर है इनको यूज़ कर सकते हैं। और जो वॉइस है इसकी जो क्लैरिटी और इसको और भी ज़्यादा पॉलिशिंग के लिए इसकी जो ज़रूरत लगेगी तो इसमें आप आइज ऑटो पे नेक्ट आ रही है, या फिर वेव से, या फिर फेब फिल्टर है, इन जैसे टूल्स का यूज़ कर सकते हैं। अब जब आप स्टूडियो खोल लेने के बाद जब डबिंग स्टार्ट करेंगे फर्स्ट टाइम, तो आपको सबसे पहले तो जो ओरिजिनल वीडियो है तो इसके साथ में जो है स्क्रिप्ट को मैच कराना है। तो आपको जो है ट्रांसलेटेड स्क्रिप्ट है उसको जो है वो सिंक करना है वीडियो के साथ में। तो हो सकता है कि वो अलग लैंग्वेज में हो पहले, तो उसको ट्रांसलेट करने के बाद जो ओरिजिनल वीडियो में जो लिपसिंग चल रही है उसके अकॉर्डिंग जो है स्क्रिप्ट को सेट करना है। जो भी उसके सेंटेंसेस है, वर्ड्स हैं, इन सबको बैठाना है। कैरेक्टर है, जो भी आपका जो प्रोजेक्ट है, फिल्म है, सीरीज़ है, एड है, जो भी है, तो उसके जो कैरेक्टर उसके मूड के अकॉर्डिंग जो है वॉइस जो कास्टिंग है वो करनी पड़ेगी। तो वो वॉइस कास्टिंग करते टाइम आपको ये ध्यान रखना है कि जो कैरेक्टर का जो मूड है उसके अकॉर्डिंग जो वॉइस है वो कास्ट करना है। और फिर ध्यान रहे कि जो भी आपने जो वॉइस आर्टिस्ट को कास्ट किया है वो जो प्रोजेक्ट है उसमें जो भी बोले, जो भी सेंटेंस वर्ड्स है, जो कुछ भी बोलेगा वो एकदम इमोशंस के साथ हो, फीलिंग्स के साथ हो, तो मूड के साथ हो। तो ये सारी बातें आपको खुद ध्यान रखना है जो भी आप डायरेक्ट करने वाले हैं जिसको भी, तो आपको ये सब आपको खुद भी पहले ध्यान रखना पड़ेगा। तो जो वॉइस आर्टिस्ट होने वाला है, जो कैरेक्टर के अकॉर्डिंग होने वाला है, तो अब बता ही दिया कि जो डायलॉग है वो एकदम रिकॉर्डिंग के टाइम जो है वो इमोशंस के साथ, मूड के साथ बोलें। और इसके बाद आप जब एडिटिंग करेंगे तो उसमें जो मिस्टेक्स वो सब हटाएंगे। और इसके अलावा जो ब्रीद साउंड जो आ जाते हैं उसमें जो सांस लेते टाइम या फिर छोड़ते टाइम, तो इस सबको भी जो है वो एडिटिंग संभालेगी। तो एडिटिंग के टाइम ही आपको ये सब भी रिमूव करना है। एडिटिंग में ही आप जो है वो SFX का भी ध्यान देंगे। इसके अलावा साउंड मिक्सिंग जो है वो म्यूज़िक वगैरह ऐड करेंगे। इसके बाद जब मास्टरिंग में आप फाइनल पॉलिश जो देंगे तो उसमें आपको लाउडनेस और क्लियरिटी का ध्यान रखना है। और फिर जब आप क्लाइंट जो आपका जो फाइनल जो आउटपुट होने वाला है, तो क्लाइंट के लिए आपको जो है वो WAV या फिर MP3 फाइल जो है वो तैयार करके रखना है। ये तो यही देना है। अब ऐसी बहुत सारी डबिंग है जो कि एकदम परफेक्ट एक्सप्रेशन और जो भी एकदम फिल्म भले कोई भी लैंग्वेज की हो, उसको जब दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया तो तब बहुत कुछ एकदम एग्जैक्ट निकला जो कि होना ही चाहिए था और हुआ। इसके अलावा भी आपको जो है वो लीगली जो है उसमें भी थोड़ा सा फोकस करना है। तो लीगल पे आप क्या फोकस करेंगे, इसमें आपको उद्यम MSME करके एक वेबसाइट है या फिर एक प्रेजेंटली एक वो है जगह जहाँ से आपको MSME करके एक रजिस्ट्रेशन या फिर प्राइवेट लिमिटेड ये सब लाइसेंस वगैरह और ये रजिस्ट्रेशन ये कराना पड़ेगा। इसके अलावा भी आपको जो कॉपीराइट म्यूज़िक साउंड जो भी आपके वॉइस है, वॉइस वर्क जो है उस पर आपका जो कॉपीराइट रहता है वो तब तक रहता है जब तक कि एक क्लाइंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट साइन ना करे तब तक। और एक और जो MSME जो और ये प्राइवेट लिमिटेड जो रजिस्ट्रेशन है, इसमें एक और बात ये ध्यान रखनी कि अगर क्लाइंट जो साथ में काम कर रहा है तो फिर आपको पैन कार्ड या फिर GST भी चाहिए होगी, तो ये भी ध्यान रखना है। और भी लाइसेंस में देखो, ऑडियो जो प्रोडक्शन है इसमें कोई स्पेसिफिक लाइसेंस नहीं लगता है, लेकिन अगर आप म्यूज़िक जो है बैकग्राउंड में यूज़ कर रहे हैं तो तब रॉयल्टी फ्री ट्रैक जो है वो ज़रूरी हो जाता है। अब डबिंग स्टूडियो ओपन कर लेने के बाद क्लाइंट की ज़रूरत लगेगी कि आप डबिंग करके दें, तो ये वर्क कैसे ढूंढना है। तो डबिंग को ढूंढने के लिए आप कुछ साइट्स हैं फ्रीलांसर जहाँ से कि आप जो है क्लाइंट्स को ढूंढ सकते हैं। अब एक सबसे पहली फीवर हो गई, अपवर्क हो गई, या फिर voices.com है एक फ्रीलांसर करके। तो इन सारी साइट्स पे आप सर्च जो है वो मार सकते हैं और फिर वहाँ से आपको क्लाइंट मिल सकते हैं। तो कुछ इस तरह से आपको जो अपने डबिंग वर्क के लिए जो क्लाइंट को ढूंढना है, या फिर यूट्यूबर या फिर पॉडकास्टर, इन सबको भी पकड़ सकते हैं इसके अलावा भी, वेबसाइट के अलावा। तो यहाँ पे भी आप बोल सकते हैं कि मैं डबिंग और जो साउंड क्लीन अप का काम करता हूँ। तो ये सब कह के आप यहाँ से भी अप्रोच कर सकते हैं जो लोकल क्रिएटर्स हैं इन सबको। अब कई इंडिविजुअल जो वॉइस आर्टिस्ट हैं इन सब ने पहले क्या करा था कि खुद ही जो है वॉइस डब करी, कहीं से भी कुछ भी वीडियो उठा के और इंस्टा पे अपलोड करी
पोस्ट कर रहे हैं जो क्लिप्स हैं, और फिर आज जो है वो बड़े ब्रांड्स के साथ भी काम कर रहे हैं। तो एक इंडिविजुअल ऐसा कर सकता है, तो फिर तो आप अब डबिंग स्टूडियो है तो इसमें तो आपके पास क्रू है ही। तो अगर इन सब के अलावा भी आप ऑप्शन में देखना चाह रहे हैं कि क्लाइंट्स को कैसे ढूंढना है, तो सबसे अच्छी जो जगह है वो प्रोडक्शन हाउसेस, जो फिल्मों के प्रोडक्शन हाउसेस हैं, इनकी जो स्टूडियोज़ हैं वहाँ जाके आप अब वहाँ पे जाने के लिए भी आपको जो है पहले डबिंग, आपका वॉइस जो काम है बिफोर एंड आफ्टर के जो पहले के रील्स या फिर शॉर्ट्स जो भी बनाए हैं, इंस्टा पे जो क्लिप्स पोस्ट करें हैं, इन सबको आपको पोर्टफोलियो के तौर पे लेके जाना है, और इसके थ्रू आप जो है वो प्रोडक्शन हाउस को डायरेक्ट जो है वो पिच कर सकते हैं। तो वहाँ से भी आपको डायरेक्टली जो है वो क्लाइंट्स मिल सकते हैं जो कि जिनको ज़रूरत है डबिंग की, साउंड की या फिर मिक्सिंग जो भी है। तो कुछ इस तरह से भी आप जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फाइनली अपने डबिंग स्टूडियो से जो इनकम पोटेंशियल होने वाली है, तो ये तो क्लाइंट्स पे भी डिपेंड करता है, साथ में क्वालिटी पे भी, और साथ में जो वर्क प्रोजेक्ट है इन सब पे भी डिपेंड करता है। तो पर फिर भी जैसे यूट्यूब के लिए आप वॉइस ओवर करके दे रहे हैं, तो इसमें आप 500 से 2000 या फिर 5000 से 10,000 तक ले सकते हैं। और अगर आप एड फिल्म कर रहे हैं तो इसमें कम से कम एड फिल्म के लिए तो आप शुरुआत से 500 से या फिर 2000 या फिर इसमें 5000, 10,000 या फिर 15,000, तो इतना चार्ज कर सकते हैं। इसके अलावा भी आप जो फिल्म या फिर सीरीज़ की जो डबिंग करेंगे, इसमें आप 5,000 से 10,000 से 15,000 से 25,000 तक चार्ज कर सकते हैं। और इसके अलावा भी आप ये ऑडियो बुक हो गई, इसमें 200 से 800 या फिर 2000 से 5000, तो ये भी तो ये सब जो इनकम पोटेंशियल जो होने वाली है, तो ये सब डिपेंड ऑन क्लाइंट्स एंड जो क्वालिटी है इन सब पे भी डिपेंड करता है। तो जो फाइनली आप आउटपुट देखने वाले हैं, तो अब फिर भी मंथली आप लाखों में कमाई कर सकते हैं डबिंग स्टूडियो से। इसमें आप 30,000 से 50,000 से लाख से 2 लाख तक कमा सकते हैं मंथली। तो वो क्लाइंट्स के ऊपर है कि जितना ज़्यादा वर्क मिलेगा उतना ज़्यादा पैसे आने की जो चांसेस वो ज़्यादा रहेंगे। साथ ही जब अपने खुद के जो वॉइस आर्टिस्ट्स हैं, अपने खुद के चुनिंदा, तो इन सब के साथ जब काम करोगे तो इनके साथ में भी आपको ध्यान रखना है कि इनकी जो लैंग्वेज वो सही है, और इसके साथ ही वॉइस मॉड्यूलेशन है, टोन, टाइमिंग, पिच कंट्रोल, ये सब भी आपको जो है वो ध्यान रखना है। और भी बातें हैं जो आपको ध्यान रखना है, वो आप खुद जब पैर रखेंगे तो आपको पता लगेगा कि कितना गर्म और कितना ठंडा है। तो ये सब भी है, और साथ ही आपका खुद का जो एक्सपीरियंस है वो भी रहने वाला है। तो जो कुछ भी था बहुत कुछ बता दिया है, और साथ में आप जो है उनकी लिपसिंग, जो डायलॉग डिलीवरी है, ये सब भी जो है मिसमैच ना हो, तो इसका भी ध्यान रखना है। साथ में आपको बहुत सारा जो काम वो इकट्ठा करके रखना है। जब भी आप क्लाइंट को ढूंढें तो आपको एफ़र्ट ना लगाना पड़े, एफर्टलेसली आपका सारा काम हो जाए, आपको क्लाइंट मिल जाए, आपका काम जो है वो बहुत स्पीड के साथ चलता रहे। फाइनल कंक्लूज़न है वो ये है कि जो डबिंग स्टूडियो है वो आप अपने ही अकॉर्डिंग अपने बजट में खोल सकते हैं। अब आपका बजट आप ही को पता है, तो आप खोल सकते हैं अपने ही अकॉर्डिंग। तो इसमें ज़्यादा कुछ वो माथापच्ची वाली बात नहीं है, तो अपने अकॉर्डिंग आप इसको खोल सकते हैं। बाकी जो कुछ भी था मैंने सब कुछ आपको कवर करके बताया है। और तो फाइनल में जो मैं यही कहूँगा कि नाउ इट्स टाइम टू से बाय एंड टेक केयर।